नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम खेती किसानी से संबंधित तमाम अलग अलग विषय लेकर आते हैं। आज किन विषयों पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही आपकी कॉल्स लेंगे, आइए डालते हैं उस पर नजर। तो आज के विषय आपको बता दें, मधुमक्खी पालन, और दूसरा विषय है बीजे मसाला फसलों की खेती। मधुमक्खी पालन के अलावा हम बीजे मसाला फसलों की खेती पर भी बात करेंगे। दोनों ही विषय अगले 1 घंटे तक यहाँ पर हम चर्चा में शामिल करेंगे और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में 2 एक्सपर्ट रहेंगे जो कि ना सिर्फ इन दोनों विषयों के बारे में जानकारी देंगे बल्कि साथ ही आपकी कॉल्स भी लेंगे। 2 टोल फ्री नंबर हैं जिनके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप नंबर नोट कर लें, 1800-113060, 1800-113061 टोल फ्री, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। बस फोन उठाएं और हमारा नंबर लगाएं और हमारे एक्सपर्ट से बात करें। अपने जो भी सवाल हैं या कोई समस्या है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, तो अगले 1 घंटे तक ये मंच आपके लिए है। तो 2 मेहमान जो हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगे, विषय विशेषज्ञ जो कि इन दोनों विषय पर बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर बलराज सिंह है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बता दें आपको कि डॉक्टर बलराज सिंह प्रधान वैज्ञानिक है, कीट विज्ञान संभाग, IARI पूसा, नई दिल्ली में। और सर से हम मधुमक्खी पालन के बारे में समझेंगे, क्या इसके लाभ है, कैसे हमारे किसान इससे फायदा उठा सकते हैं, खेती किसानी के अलावा अगर मधुमक्खी पालन करते हैं तो इससे उनकी फसलों पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, ये तमाम बातें हम जानेंगे। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर NK मीणा जी हैं जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक है, कीट विज्ञान, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी, अजमेर से। सर, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आपसे हम बीजे मसालों के बारे में जानेंगे, इसकी खेती किस प्रकार की जाती है, कहाँ कहाँ की जाती है और कमर्शियली कितना किसानों को इससे लाभ हो सकता है, इनकी खेती करने से किस तरह के फायदे हो सकते हैं, और इसके अलावा मसालों की खेती अन्य और कौन सी फसलों के साथ की जा सकती है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आज का विषय है मधुमक्खी पालन और दूसरा विषय है बीजे मसाला फसलों की खेती। दूसरा, सबसे पहले मधुमक्खी पालन के बारे में बात कर लेते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि मधुमक्खी पालन को लेकर हमारे प्रधानमंत्री खुद कितना इसको लेकर इंटरेस्ट ले रहे हैं और किसानों को लगातार इसके लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। अभी हमारे देश में मधुमक्खी पालन की क्या स्थिति है, कितना इसे हम कमर्शियली देख पा रहे हैं? बिल्कुल अंजू जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने इस देश की कृषि के हित में और जो मधुमक्खी पालक है उनके हित में ये पूछा है। जहाँ तक वर्तमान स्थिति की बात है तो वर्तमान में देश में लगभग 2.5 लाख मधुमक्खी पालक विभिन्न क्षेत्रों में 2 प्रजातियों को जो पालने में इस्तेमाल करते हैं, एपिस मेलिफेरा और सिराना इंडिका, उसको रखे हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास देश में लगभग 32 से 35 लाख बी हाइव्स या जो कॉलोनीज या बॉक्सेस जिनको बोलते हैं वो विद्यमान है इन 2 पालतू प्रजातियों के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो उड़ीसा के क्षेत्र हो, चाहे उत्तर भारत के मैदान हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, दक्षिण भारत हो। तो ये वर्तमान में स्थिति। और जहां तक बात है कि अगर 2000 की बात करें तो कितनी प्रगति हुई है। वर्ष 2000 में हमारे देश में शहद का उत्पादन कुल 10,000 मेट्रिक टन था और अभी इस साल जो है वो शहद का उत्पादन बढ़ के 1 लाख लगभग 33,000 मेट्रिक टन से ऊपर चला गया है। और देश से उसका 60% का देश से निर्यात है और लगभग देश को करीब 750 से 800 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा, बिल्कुल, तो यानी वो अर्जित हो रही है। हम शहद भी निर्यात करते हैं, ये वाकई में बहुत ही अच्छा आंकड़ा है। और इसे ये भी समझ आता है कि हमारे देश के शहद की विदेशों में कितनी मांग है। और जैसे कि सर ने भी बताया कि हाल फिलहाल में इसकी मांग विदेशों में और ज्यादा बढ़ी है। वजह यह भी है कि अपने औषधीय गुणों की वजह से काफी जाना जाता है। लोग अब चीनी की जगह शहद का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपनी सेहत को लेकर ज्यादा जागरूक हो गए हैं। ऐसे में मधुमक्खी पालन का स्कोप और बढ़ जाता है। आइए पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। मधुमक्खी पालन की बात करें तो ये हमारे देश में कृषि के एक महत्वपूर्ण सहायक व्यवसाय के रूप में विकसित हो रहा है। इससे न सिर्फ शहद बल्कि मोम, पराग, प्रोपोलिस, रॉयल जेली और बी वीनम जैसे बहुमूल्य पदार्थ भी मिलते हैं। इसके अलावा मधुमक्खियां जब शहद की तलाश में एक फूल से दूसरे फूल मंडराती हैं, तो फसलों में परागण बढ़ता है, जिससे उपज बढ़ जाती है। वहीं देश में मीठी क्रांति लाने के लिए हनी मिशन प्रारंभ किया गया है,
और केंद्र सरकार ने इसमें 500 करोड़ रुपए का प्रावधान आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किया है। इस क्षेत्र में विकास करने के लिए भारत सरकार की ओर से 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जा रहे हैं, जिसमें शहद उत्पादक किसानों को भी शामिल किया जा रहा है। किसान या मधुमक्खी पालक बारीकियों को समझकर इस क्षेत्र में अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। किसान सिर्फ शहद से ही आय नहीं ले सकते हैं, बल्कि रासायनिक मोम की जगह मधु से तैयार होने वाले मोम को भी अच्छे खासे दाम पर बेच सकते हैं। इसके अलावा मधुमक्खी जब अपने छत्ते पर शहद इकट्ठा करती है तो शहद के साथ साथ उस छत्ते पर कुछ पराग कण भी एकत्रित हो जाते हैं और फिर ये दानों का आकार ले लेते हैं। यही दाने सूखकर पी पॉलन कहलाते हैं। मौजूदा समय में इनकी बाजार में खासी मांग बनी हुई है। बी पॉलन में फूलों का पराग, रस, एंजाइम्स, शहद और बी सिक्रेशन का मिक्सचर होता है, जिन्हें सेहत के हिसाब से काफी फायदेमंद माना जाता है। इस तरह से मधुमक्खी पालन से चहुं ओर से लाभ लिया जा सकता है। तो जाना आपने कि मधुमक्खी पालन से किस किस तरह के प्रोडक्ट्स ले जा सकते हैं, किस किस तरह से किसानों को फायदा हो सकता है, और हमने आपको ये भी बताया कि कैसे सरकार की तरफ से भी 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत, ताकि हमारे किसान ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़े। और इसके अलावा 10,000 FPOs भी बनाए जा रहे हैं, यानी फार्मर्स प्रोड्यूसर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी बनाया जा रहा है, ताकि इस क्षेत्र को संगठित किया जा सके। तो कई तरह के प्रयास सरकार के स्तर पर भी हो रहे हैं। तो बिल्कुल अगर आप भी इसके बारे में विचार कर रहे हैं तो आगे बढ़ें, क्योंकि सरकार बिल्कुल आपको यहाँ पर प्रोत्साहित करे और कई तरह की सुविधा भी दे रही है। आइए बात करते हैं बीजे मसालों के बारे में। तो सर, बीजे मसालों की अगर हम बात करें तो ये बात तो पूरा विश्व जानता है कि भारत के मसालों की कितनी मांग है, और एक समय था जब हमारे देश के मसाले वही कीमत रखते थे जो जेवरात रखते हैं। तो बाहर से आते थे हमारे यहाँ के मसाले ले जाने के लिए, इतने कीमती होते थे। और अभी भी हम जो आंकड़े देख रहे हैं हाल फिलहाल के वर्षों में, हमारे यहाँ से मसालों का बहुत तेज़ी से विदेशों में इसका बाजार बढ़ रहा है और प्रोग्रेस कर रहा है। तो ऐसे में किसानों को किस तरह का लाभ हो सकता है, और अभी मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए, जहाँ तक अपन बीजे मसाला फसलों की बात करते हैं, बीजे मसालों की बात करते हैं, तो इसमें जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, कलौजी, ये प्रमुख बीजे मसाला फसलें हैं। और जैसा कि आपने भी बताया कि इसका बहुत पुराना इतिहास रहा है मसालों का। भारत मसालों के नाम से शुरू से जाना जाता है, और वास्को डी गामा भी भारत में मसालों की खोज करते हुए भारत तक पहुंचा था। बिल्कुल। तो अगर हम बात करें कि ये मसाला फसलें और इन मसालों का आज क्या है, अगर अपन थोड़ा पीछे हट के जाएं कि 2007-8 में, तो उस समय लगभग हम लोग 350 करोड़ का हम लोग निर्यात कर रहे थे। और आज की तारीख में हम लोग बीजे मसाला का, जिसमें खासकर धनिया और जीरा है, 5665 करोड़ रुपए का हम लोग निर्यात कर रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मसाले का कितना महत्व है। और इसी तरह से अगर क्षेत्रफल की बात करें तो पहले बहुत कम क्षेत्रफल इन मसालों की खेती होती थी। आज की तारीख में हमारा देश लगभग 21.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल बीजे मसाला की फसलें कर रहा है, और जिसमें 12.5 लाख हेक्टेयर सिर्फ और सिर्फ हमारे जीरे पर आता है। और जीरे की जो है उसका जो उत्पादन है उसका भी बहुत ज़्यादा, मतलब हमारी जो देश की इकोनॉमी में उसका योगदान भी है। जीरा ज़्यादातर राजस्थान और गुजरात, जो पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में ज़्यादातर उगा रहा है किसान, और जीरे से कम क्षेत्रफल पर अधिक मुनाफा कमा रहे हैं किसान। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि लो वॉल्यूम हाई वैल्यू क्रॉप, मतलब कम क्षेत्रफल से ज्यादा इजाफा कमाने वाली ये हमारी फसलें। और ये ऐसी फसलें तो कुछ मसालों की भी हैं जो कि ऐसे भूमि पर भी हो जाते हैं जहाँ पर दूसरे आप जो फसलें हैं वो नहीं ले सकते हैं, लेकिन मसाले उगा सकते हैं और उनकी कीमत भी ज़्यादा पा सकते हैं। तो देखिए, बहुत तरह के फ़ायदे हैं, बस ज़रूरत ये है कि किसान को सही राह मिले, सही जानकारी प्राप्त हो, और वो काम हम इस कार्यक्रम के माध्यम से करते हैं। आइए देखते हैं, इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट। भारत को मसालों का देश कहा जाता है। ये मसाले हमें अलग ही पहचान दिलाते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जीरा, मेथी, धनिया, अजवाइन, सौंफ, कलौंजी और काली मिर्च की मुख्य भूमिका है। ये खाने में स्वाद तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही सेहत के हिसाब से भी काफी अच्छे हैं। बदलते समय के साथ किसान इनकी खेती करके बढ़िया मुनाफा ले रहे हैं।
हालांकि इनकी खेती स्थान और जलवायु पर निर्भर करती है। अजवाइन की फसल काफी हद तक सूखा सहन कर सकती है। इसका सिंचित और असिंचित दोनों ही स्थितियों में उत्पादन लिया जा सकता है। अजवाइन की फसल करीब 140 से 150 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। कटाई की उपयुक्त अवस्था में फसल पीली पड़ जाए और दाने सूखकर भूरे रंग के होने पर की जाती है। वहीं जीरे की बुआई नवंबर के तीसरे सप्ताह से दिसंबर के पहले सप्ताह तक की जाती है। इसकी फसल के लिए ठंडी जलवायु अच्छी होती है। बीज तैयार होने और पकने के दिन में गर्म और शुष्क जलवायु उपयुक्त होती है। इसके अंकुरण के लिए तापमान 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच होना चाहिए। फसल 120 से 125 दिनों में तैयार हो जाती है। फसल तैयार होने पर कटाई हंसिए या दरांती से करना चाहिए। इससे उपज में मिट्टी मिलने की संभावना कम रहती है। साथ ही तैयार सौंफ के गुच्छों की कटाई 2 से 3 चक्रों में करें। धनिया की खेती दोमट, मटियार या कछारी मिट्टी में आसानी से की जा सकती है। बुआई अक्टूबर से नवंबर में की जाती है। करीब 5 माह में फसल तैयार हो जाती है। तैयार फसल की कटाई ऐसे समय में करें जब उसके बीज हरे रंग से पीले रंग में बदलने वाले हों। साथ ही सभी मसाला फसलों को रोग और कीट से बचाने के उपाय करने से उत्पादन अच्छा लिया जा सकता है। तो अभी आपने जाना मसालों के बारे में, कौन कौन से मसाले हैं जिनकी फसल हमारे किसान ले सकते हैं, किस तरह का भाव उन्हें मिल सकता है। बहुत सारी बातें हमने इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको बताई, लेकिन अगर आपके कोई सवाल है तो बिल्कुल कॉल करें। और पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नंद स्वरूप मिश्रा हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से कॉल किया है। जी सर। नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि अगल में बक्सा बगल में बक्सा, मधुमक्खी का तहीमुल शहर बहुत भाई मीठा, तो ऐसी दशा में जो मधुमक्खी पालन करते हैं, मौसम का बदलाव होने जा रहा है, जाड़े की ओर हम लोग जा रहे हैं, तो हमें मधुमक्खी के साथ कौन सा रखरखाव रखनी चाहिए। और दूसरी चीज, जहाँ पे मधुमक्खियाँ अपना हमारे फूलों पे वहाँ पर हम रासायनिक दवाओं का जो किसान छिड़काव करते हैं, उनको कौन सा एहतियात बरतना चाहिए मधुमक्खी की सेहत को देखते हुए। जी बिल्कुल, बहुत ही नंदकिशोर जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जहाँ तक आपके इलाके में मधुमक्खी पालन की बात है, तो एपिस मेलिफेरा प्रजाति आपके इलाके के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रजाति है। और आप साथ साथ अगर फसलें भरपूर मात्रा में हैं और मधुमक्खियों के लिए खाना प्रचुर मात्रा में है, तो कितने बक्से साथ साथ रख सकते हैं और वो बक्से एक साथ रहेंगे। तो ऐसा नहीं होता कोई वर्कर है, कोई मधुमक्खी बाहर निकल के जा रही है, वो दूसरे बक्से में जाएगी नहीं, उनको पहचान होती है। उनका जो तंत्र है, जो कंट्रोल करने का, नियंत्रण का, वो इतना स्ट्रांग है कि वहाँ पे आपके 10,000 बक्से, 5,000 बक्से, 100 बक्से भी रखे हों, तो एक मधुमक्खी दूसरे में नहीं जाएगी, जिस बक्से की हो उसी में जाएगी। अब बात आती है, आपने तीसरी बात की कि आपका जो रसायनों के इस्तेमाल की बात की आपने, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है कि देखिए, हम लगातार किसानों को जागरूक करते हैं, मधुमक्खी पालकों से भी लगातार बात करते हैं और ये कहते हैं कि भाई देखिए, कोई भी रसायन का, खासकर के कीटनाशकों का जो छिड़काव है, वो ब्लूम स्टेज पे, पुष्पन अवस्था में नहीं होना चाहिए। उसको प्री ब्लूम करें तो जब ज़्यादा फायदा होगा, या सीड ट्रीटमेंट कर लें। जैसे मान लिया आप सरसों की बात करते हैं, सरसों की, रेपसीड और मस्टर्ड की ज़्यादा फसल होती है सर्दी के मौसम में, तो ऐसी स्थिति में सीड ट्रीटमेंट अगर आप किसी कीटनाशक से, मान लिया इमिडाक्लोरोपिड से आप करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका ठीक रहेगा। और साथ के साथ ध्यान रखें कि फूल आने की अवस्था में छिड़काव ना हो। और फिर बात आती है आपकी, अगर भाई इसको पालने की बात है, तो इसमें सबसे पहली बात है ट्रेनिंग की, वैज्ञानिक दृष्टि से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लें। बिल्कुल। तो देखिए, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत लंबी ट्रेनिंग भी नहीं होती है इसकी, 1 सप्ताह में भी आपको मोटे मोटे तौर पर चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। तो ट्रेनिंग लेकर करेंगे तो बेहतर रहेगा और नुकसान होने की आशंका भी नहीं होगी और आपको भी किसी तरह का यहाँ पर ख़तरा नहीं रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ट्रेनिंग आप ज़रूर लें, लेकिन ट्रेनिंग कहाँ से लें, कैसे लें, इसके बारे में भी हम डॉक्टर साहब से जानेंगे, समझेंगे। लेकिन फ़िलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहें लोग किसान।
सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। और चलिए एक दर्शक है, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ ज्ञान प्रकाश जी हैं जो कि उत्तर प्रदेश से फोन लाइन पर है। ज्ञान प्रकाश जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी नमस्ते मैडम। जी नमस्ते। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या जीरे की खेती और सौंफ की खेती बस्ती जिलों की मिट्टी के लिए संभव है? आप बस्ती से बात कर देखिए, आप मैं बताना चाहूंगा आपको कि जीरे की खेती आप अपने इलाके में नहीं कर सकते। सौंफ की खेती आप बिल्कुल भरपूर मात्रा में कर सकते हैं। और सौंफ की जो बुआई का सही समय है वो अगस्त और सितंबर माह है। बीज से भी बुआई कर सकते हैं और आजकल ऐसी प्रौद्योगिकी भी है कि आप उसकी पौध भी बना सकते हैं और सीधी ट्रांसप्लांटिंग भी कर सकते हैं। तो आपकी वहां की जलवायु की परिस्थितियों को देखते हुए जीरे की खेती करना संभव नहीं है। हम उसकी आपको सलाह नहीं देंगे। सौंफ की खेती आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। जी जी। तो डॉक्टर मीणा, आप जैसे जीरे के बारे में जानना चाह रहे थे, सौंफ और जीरे की खेती क्या कर सकते हैं। तो जो बीजे मसाला फसलें हैं, मुख्य रूप से उसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं और क्या सब अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग तरह की मिट्टी या जलवायु की आवश्यकता होती है? क्या बताना चाहेंगे? जैसे अभी हमारे किसान भाई ने प्रश्न किया था कि क्या उत्तर प्रदेश में जीरा लगा सकते हैं क्या, तो आपने सच बताया कि अलग अलग बीजे मसालों के लिए अलग अलग मिट्टी की आवश्यकता होती है। बट फिर भी हम लोग जीरे के अलावा बाकी जो बीजे मसाला फसलें हैं, जिसमें अगर मेथी की हम लोग बात कर लें और या कलौंजी की हम लोग बात कर लें, तो ये भारी मिट्टी में, जिसमें काली मिट्टी और भारी मिट्टी का मतलब जिसमें ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा अच्छी होती है, तो उसमें बड़ी अच्छी पैदावार मिलती है। इसके अलावा बलुई दोमट मिट्टी तो सभी बीजे मसाला फसलों के लिए बहुत अच्छी मानी गई है, जिसमें जल निकास की उपयुक्त व्यवस्था हो, यानी पानी ना रुके उसमें। जी। और साथ ही उसका पीएच जो है, जो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, पीएच 6 से 7 के बीच होना चाहिए। तो ऐसे में हम लोग बीजे मसाला की अच्छी उत्पादन ले सकते हैं। जी बिल्कुल। और सर, मधुमक्खी पालन पर बात कर लेते हैं। जैसा कि आपने बताया था कि किस तरह की स्थिति है, अभी कितने मधुमक्खी पालक हैं हमारे देश में और इससे अब एक व्यवसाय के तौर पर अपनाया जा रहा है। तो ऐसे में हमारे वो किसान जो कि इसे अपनाना चाहते हैं या फिर जिनके पास भूमि नहीं है, मधुमक्खी पालन ही करना चाहते हैं, उनके पास खेत नहीं, खेती नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ट्रेनिंग कितनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि ट्रेनिंग का ही सवाल आया था ब्रेक से पहले। मैंने कहा ट्रेनिंग के बारे में जानेंगे और कितने समय तक ये ट्रेनिंग होती है, कहाँ से ले सकते हैं? देखो, मैं आपको बताऊं कि बीजे मसाला भी डॉक्टर साहब ने भी बात की थी, ये मधुमक्खी पालन की डॉक्टर साहब ने जैसे बात की कि इसके लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। मैं मानता हूँ बिल्कुल जरूरी है, लेकिन इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि कहीं इसमें बहुत बड़ी डिग्रियों की आवश्यकता है। और ऐसा किसान जिसके पास जमीन नहीं है फिर भी वो मतलब बीजे इसकी मधुमक्खी को कर सकता है। इसके लिए हर राज्य में अभी भारत सरकार ने 16 राज्यों में जो इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना करी हुई है। इसके अलावा कहीं यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे पंजाब की बात करें तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी ट्रेनिंग उपलब्ध है। हमारे यहाँ पे भी बीजे मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में भी हम इसका प्रशिक्षण दे सकते हैं। और राज्य सरकार भी, जो उद्यान विभाग है राज्य सरकार का, वहाँ भी ट्रेनिंग की व्यवस्था है। और इसके लिए कम से कम 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिसमें उसको प्राथमिक जानकारी हो जाए। बिल्कुल। तो कि किस तरह से कौन सी बीज मधुमक्खी की कौन सी जो प्रजाति है, जिसके अभी सर ने बात की थी कि एफिस मेलिफेरा। अगर हम उत्तर भारत की बात करते तो एफिस मेलिफेरा बड़ी अच्छी वो है प्रजाति है। लेकिन अगर कश्मीर की बात करते हैं या फिर नीलगिरीज की तरह की बात करते हैं तो वहाँ जो यहाँ की देसी प्रजाति है
एपिसेराना इंडिका, इसका भी बड़ा अच्छा मतलब मधुमक्खी पालन में योगदान है और अच्छा इसका शहद का उत्पादन किसान ले सकते हैं। साथ में जिसके पास अगर मान लो कि खेती नहीं है तो वो शुरुआती दौर पर जो सरकार की तरफ से अनुदान मिलता है उसको लेकर के और अपना शुरुआत कर सकते हैं। 10 बॉक्स से लगाकर 50 बॉक्स से वो अपना शुरुआती दौर पर स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे जब अपने जो प्रशिक्षण लिया है उसके मार्फत किस तरह से बक्सों को बढ़ा सकते हैं और किस तरह से मतलब उसकी ब्रीडिंग करके और 1 से 2 बक्सा बना सकते हैं। एक बात कर लेते हैं, जय किशन तिवारी जी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, आइए बात करें। हेलो जी जय किशन जी, बताइए क्या सवाल है आपका? सवाल ये है जी कि हम मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो यहाँ पर तो कोई सुविधा है ना, कोई किट है ना, कोई यहाँ पर कर्मचारी है ना, कोई कुछ है, तो कैसे करेंगे हम? टिहरी गढ़वाल से बात कर रहे हैं जी। जी गढ़वाल, बिल्कुल। देखिए आप जय किशन जी, हमारा जो अखिल भारतीय जो परियोजना है मधुमक्खी पालन के ऊपर, उसका केंद्र पंतनगर में है और पंतनगर उत्तराखंड में आता है। इसके अतिरिक्त वो तो है ही है, वो तो विश्वविद्यालय है बड़ा एक, वहां पे बिल्कुल पंतनगर तो बहुत बड़ा पूरी सुविधा है प्रशिक्षण की। इसके अतिरिक्त जो कृषि विज्ञान केंद्र है, आजकल डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि कृषि विज्ञान केंद्र, खादी ग्रामोद्योग के जो केंद्र हैं उन पे भी प्रशिक्षण मधुमक्खी पालन के ऊपर कराया जाता है। तो आपके वहां पे केवीके होगा, उस पर आप संपर्क करें तो निश्चित रूप से आपको वो जानकारी देंगे। और फिर प्रशिक्षण की बात आई तो पंतनगर जो कृषि विश्वविद्यालय है वहां पे लगातार साल भर प्रशिक्षण चलते रहते हैं। और डॉक्टर साहब ने ठीक बताया कि 5 से 7 दिन की वैज्ञानिक दृष्टि से मधुमक्खी पालन की प्रशिक्षण आपको लेना पड़ेगा। फिर आप जो योजनाएं हैं उनका जो सब्सिडी की बात है या योजनाओं का लाभ आप निश्चित रूप से ले सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जो कह रहे थे कि कोई वहाँ पर ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं है, कहाँ जाए, तो शायद वही जानकारी कई बार किसानों को नहीं होती है और ये हमारा मकसद भी होता है कि हम किसानों को वो सभी जानकारी दें जिससे वो जो भी कार्य करना चाहते हैं या फिर कोई नया काम करना चाहते हैं उसमें उनको सहूलियत हो सके, और मधुमक्खी पालन भी उन्हीं में से एक है। सर, क्योंकि मधुमक्खी पालन की बात हो ही रही है तो आप चलिए, जैसे आपने बताया कि ट्रेनिंग किस तरीके से ले सकते हैं, तो प्रजातियां उनका चुनाव किस तरीके से करें? क्या जो भौगोलिक स्थिति है उसको देखते हुए या फिर मार्केट किसका ज्यादा अच्छा है उसको देखते हुए प्रजाति का चुनाव करें? सर क्या बताना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अच्छा प्रश्न आपने किया है कि प्रजाति का चुनाव भौगोलिक स्थिति को देखते हुए करना पड़ेगा, क्योंकि एपिसेराना की जो कि हमारी इंडिजिनियस जो हमारी नेटिव प्रजाति है एपिसेराना इंडिका, और ये प्रजाति की जो जिससे मधुमक्खी पालन करते हैं ये ज़्यादातर कश्मीर में, कुछ उत्तराखंड के किसान भी एपिसेराना इंडिका की से साथ में मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल में भी एपिसेराना इंडिका के साथ में बड़ा अच्छा मधुमक्खी का उत्पादन, मतलब शहद का उत्पादन ले रहे हैं। और जहाँ तक बात हमारी मार्केट की आती है तो मार्केट में इस तरह से हम क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं कि एपिसेराना इंडिका का मधु का शहद ज़्यादा क्वालिटी वाला है या मेलिफेरा का ज़्यादा है। ये सब एटपारी होता है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको वैज्ञानिक तरह से जहाँ पर अच्छा फ्लोरा है और जो आप शहद निकालने की आपकी जो प्रक्रिया है वो साइंटिफिक होनी चाहिए। अगर उसमें ध्यान नहीं दिया गया जब आप हनी एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें कई तरह की अशुद्धियां मिल जाती है, तो उसका सीधा प्रभाव उसके मार्केट में पड़ता है। उसके अलावा थोड़ा सा प्रोसेसिंग पे भी हमारे बीकीपर्स को ध्यान देना पड़ेगा। अगर वो प्रॉपर्ली प्रोसेसिंग नहीं करेंगे और उसमें कुछ वैक्स की मात्रा आ गई या कुछ और पॉलन्स मिल जाते हैं तो ऐसे उसमें भी मतलब उसका मार्केट की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। तो प्रोसेसिंग के साथ साथ में ध्यान रखने की जरूरत है। हमारे साथ जहांगीर अहमद जी हैं, जहांगीर अहमद खान, जिन्होंने हमें कश्मीर से ही कॉल किया है। देखिए वहीं की आप बात कर रहे थे और फोन वहां से आ गया। हेलो जी। अगर मैं जी खान साहब बताएं। मैम, मेरा सर से सवाल है कि यहाँ कश्मीर में हमें कौन सी प्रजाति की मधुमक्खी का पालन करना चाहिए और क्या हमें वो सरकार से उपलब्ध हो सकती है वो प्रजाति? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए हमारा केंद्र जम्मू कश्मीर में दोनों जगह है, जम्मू में भी है हमारा परियोजना का केंद्र और श्रीनगर में भी है, दोनों जगह है। आप अगर श्रीनगर के नजदीक हैं तो वहां जो शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी है उसमें आप जो हमारा केंद्र है उससे संपर्क करें। वो आपको प्रजाति और उसका अच्छा जेनेटिक स्टॉक
और उसकी प्रशिक्षण की बात है, पूरी जानकारी आपको देंगे। बहुत अच्छा काम जम्मू में और श्रीनगर में मधुमक्खी पालन के ऊपर हो रहा है, आप वहां जानकारी लें। और वहां पे सिराना इंडिका और मेलिफेरा दोनों का जो पालन आप J&K में कर सकते हैं। और बड़े पैमाने पे उत्तर भारत के मैदानों से जब सर्दी की फसलें खत्म होती हैं, खास करके जो तिलहन फसलें हैं, तो ज्यादातर माइग्रेशन जो मैदानों से फिर पहाड़ों की तरफ जाता है। तो उसमें पहले चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर के संभाग हो, उन तक आपका पूरा का पूरा माइग्रेशन होता है। और फिर ये होने के बाद अगस्त सितंबर में फिर वापस वो जो मैदानी भागों में वापस आते हैं। तो आप, मेरा सुझाव है, आप श्रीनगर के नजदीक हैं तो वहां कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क करें, हमारा केंद्र है, वो आपको पूरी जानकारी देंगे, प्रशिक्षण भी देंगे। और हो सकता है हमारे जो केंद्र हैं जो अखिल भारतीय परियोजना के, वो दोनों प्रजातियों का कई केंद्रों पे अच्छा जेनेटिक स्टॉक भी उपलब्ध रहता है। जब आपका जेनेटिक स्टॉक अच्छी क्वीन होगी तो उसका जो फर्दर जो मल्टीप्लिकेशन होगा, जो आगे पैदाइश होगी, वो बहुत अच्छी होगी। और उसमें जो काम करने वाले जो वर्कर्स होंगे, जो मधुमक्खियों की, वो बहुत सक्षम होंगी, वो ज्यादा अच्छा काम करेंगी और ज्यादा शहद का उत्पादन होगा और फसलों पे सक्षम रूप से परागण का काम होगा। बिल्कुल। तो देखिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और बहुत अच्छा लगता है जब इतने दूर दूर से कॉल आते हैं। ये बहुत आत्मविश्वास भी बढ़ाता है कि दर्शक देख रहे हैं, समझ रहे हैं और हमारी जानकारी का लाभ भी उठा रहे हैं। डॉक्टर मीणा, अब बात कर लेते हैं बीजी मसालों के बारे में। तो आपने मोटे तौर पर बताया कि कौन कौन से बीजी मसाले हैं। अब सबसे पहले जीरे पर ही बात कर लेते हैं। हालांकि कुछ चीज़ें तो हो गई, हमने चर्चा में कवर कर ली, लेकिन अब आगे इस पर और बात करें। तो आपने बताया मिट्टी किस तरीके की होती है, इसकी पैदावार को बेहतर तरीके से प्राप्त करने के लिए हमारे किसानों को क्या करना चाहिए? देखिए, अगर अपन अच्छी पैदावार की और अधिक पैदावार क्वालिटी उत्पादन की बात करते हैं तो जीरे में भी जब हमने मिट्टी की बात करी है, लेकिन सबसे पहले आती है बात की आपकी जो किस्म है, वैरायटी पे किसान भाई ध्यान दें। अभी कई तरह की वैरायटीज़ हैं, जैसे RZ19 है, RZ209 है, RZ223 है, या फिर GC4 वैरायटी है जो गुजरात के जगुदान के अंदर से निकलती है। इसके अलावा अभी एक नई वैरायटी रिलीज करी है जगुदान ने ही, वो है GC5। तो ये सब वैरायटीज है जिसका किसी सरकारी संस्था से या फिर कोई विश्वसनीय जो एजेंसी है उससे ये खरीद करें। इसके साथ ही साथ ये भी ध्यान रख रहे हैं कि बीज की मात्रा, किसान भाई हमारा क्या है कि ज़्यादा बीज बुआई में काम लेते हैं, तो वो बीज की मात्रा पर्याप्त रखें। इसके लिए 10 से 12 किलो प्रति हेक्टर बीज दर होनी चाहिए और बीज को उपचारित करके सीड ट्रीट करके ही बीज की बुआई करें, ताकि उसमें जो जमीन से लगने वाले रोग, क्योंकि जीरे में शुरुआती दौर पर फ्यूजेरियम विल्ट की बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो अगर किसान उसको पहले कोई फंजीसाइड से थायराम या कैप्टान या कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से उसको बीज उपचारित करे और उसके बाद ट्राइकोडर्मा से बीज उपचारित करे, ट्राइकोडर्मा विरिडी ले ले तो उसका भी 6 से 7 ग्राम बीज पर किलो की दर से उपचारित करके और फिर बुआई करें, ताकि हम शुरुआती दौर पर जो फ्यूजेरियम विल्ट से जो पौधे की जो नुकसान होता है या जो उसमें मोर्टेलिटी आती है उससे बच सके। उसके अलावा हमको वीड पे ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। सर, एक कॉल है, कॉल हम ले लेते हैं। एम पोखरियाल है, एम पोखरियाल राजकुमार जी हैं जिन्होंने कॉल किया है। आइए बात करते हैं। उत्तराखंड से हमारे साथ ही फोन लाइन पर है। जी पोखरियाल साहब, बताइए क्या सवाल है आपका? सर, पहले टेलीविजन को म्यूट कर दें। मेरा सवाल है कि मैं मशरूम की खेती के साथ साथ मौन पालन भी करना चाहता हूँ, मधुमक्खी पालन भी करना चाहते हैं। वैसे देखिए सर, ये होता है मधुमक्खी पालन भी करना चाहता हूँ मशरूम के साथ, परंतु ना तो उत्तराखंड सरकार से अभी तक कोई ना तो उत्तराखंड सरकार से मुझे अभी तक कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली। नहीं, देखिए पोखरियाल साहब, आप क्या करिए कि मधुमक्खी पालन का और मशरूम का कोई आपस में संबंध नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि ठीक है, वो अलग चीज है। और मधुमक्खी पालन आप कर सकते हैं, प्रशिक्षण लीजिए और सारी सेवाएं जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर से आप संपर्क करिए। जो आपका जिला उद्यान अधिकारी या सहायक निदेशक उद्यान जिले में आपका जो भी जिला आपका है उससे संपर्क करें आप, तो आपको फायदा, आपको लाभ मिलेगा उसका। जो योजनाएं केंद्र सरकार की पूरे देश के लिए है, वो जो अनुदान है जब आप प्रशिक्षण ले लेंगे तो पूरे देश के लिए है।
तो आप उससे वंचित नहीं रह सकते। तो आप पंतनगर आइए, प्रशिक्षण लेना है, बहुत अच्छी जानकारी लेनी है। नहीं तो कृषि विज्ञान केंद्र अगर आपका नजदीक हो, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन सबसे उचित माध्यम है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, राज्य सरकार का, उसके माध्यम से आप इसका पूरी जानकारी और लाभ ले सकते हैं। विपिन है वहां से एक दर्शक, सागर से उन्होंने हमें कॉल किया है। विपिन जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या जानना चाहते हैं, किस विषय पर आपका सवाल है? जी मैम, मेरा सवाल है जो आज दोनों विषयों पर मेरा सवाल था। मैम, पहला सवाल ये था कि हम सागर से बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से। तो मसाले में हमारे यहाँ पे धनिया और मिर्ची की खेती होती है, और इसके अलावा कौन कौन सी मसाले की खेती हो सकती है या फिर करनी चाहिए? और दूसरा सवाल मैम मधुमक्खी पालन से जुड़ा हुआ था कि मधुमक्खी पालन का जो प्रशिक्षण है क्या हर जिला में जो कृषि विज्ञान केंद्र होता है वहाँ पर उपलब्ध होता है? जी डॉक्टर मीणा, पहले बिल्कुल। देखिए, मैं बता देता हूं अंजू जी पहले कि आप सागर मध्य प्रदेश से हैं, तो आप जब बीजीय मसाला फसलों की बात कर रहे हैं, आपके यहाँ मिर्ची होती है, धनिया भी होता है, आप मेथी कर सकते हैं दाने के रूप में, हरी के रूप में भी मेथी को कर सकते हैं। आप अपने यहाँ पे सौंफ कर सकते हैं, सौंफ में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अजवाइन भी आप कर सकते हैं, जीरा आपके यहाँ नहीं हो पाएगा। और जहां तक मधुमक्खी पालन की बात है, निश्चित तौर पे ज्यादातर कृषि विज्ञान केंद्रों पर जहां वैज्ञानिक इस विषय के उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, तो वो प्रशिक्षण आजकल केवीकेज पे कराते हैं। वरना आपका सागर के नजदीक जबलपुर है कृषि विश्वविद्यालय, JNKVV, वहां संपर्क स्थापित करें डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी से, वहां से आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। और मधुमक्खी पालन के लिए जो आप प्रजाति इस्तेमाल करेंगे, वो जो हमारी एपिस मेलिफेरा है, वो प्रजाति वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं मधुमक्खी पालन में। लेकिन पहली आवश्यकता होगी प्रशिक्षण, वैज्ञानिक दृष्टि से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लेंगे, जब भी आप योजनाओं का लाभ भी ले पाएंगे और सफलता पूर्वक आप मधुमक्खी पालन भी कर पाएंगे। जी बिल्कुल। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि किस तरीके से आप चुनाव कर सकते हैं अलग अलग बीजे मसाला फसलों का, और कहाँ से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। और सर, जैसे आप KVK की बात कर रहे हैं, तो जब रिक्वायरमेंट आती है तो समय समय पर बैचेस भी बनते हैं कि इतने किसान हो गए हैं जो इसकी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप संपर्क में रहें कृषि विज्ञान केंद्र से, जरूर आपको जानकारी प्राप्त होगी। इसी के साथ ही आप वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, आप देखते रहें हेलो किसान। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो 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 जी 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 बताएं। जी बोलिए सर। जी नमस्कार। हेलो, हाँ बोलिए सर। हाँ सवाल बताइए सर, क्या सवाल है आपका? जी हम बिहार में जीरा की खेती कर सकते हैं। आप पटना से बात कर रहे हैं ना? जी विपिन कुमार है पटना से। जी, क्या ये जीरा आप की खेती? पटना से पटना बिहार में जीरा की खेती कर सकते हैं। आप जी पटना से बात कर रहा है। विपिन कुमार जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं। हाँ जी, आप पटना में जीरे की खेती नहीं कर पाएंगे और आप जीरे की जगह आप धनिया ले लीजिए या कलौजी आप वहाँ उगा लीजिए, क्योंकि उसको शुष्क जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। पटना में जीरा नहीं कर पाएंगे आप। बिल्कुल। तो जीरा वहाँ पर और कोई ऐसी कोई वैरायटी वगैरह तो नहीं होती जो ले सकते हैं? नहीं अभी इस तरह की कोई। जीरे की जो जलवायु की आवश्यकता है वो शुष्क और जो विंटर भी होनी चाहिए वो माइल्ड होनी चाहिए उसी का। इसलिए ये इसका सीमित जो क्षेत्रफल है वो पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में फैला हुआ है। जी 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 बिल्कुल। चलिए सर, अब मधुमक्खी पालन पर बात कर लेते हैं। आपने प्रजातियों के बारे में बताया कि किस तरीके से प्रजातियों का चुनाव किया जाए और आगे वो किसान जो कि पहली बार इसकी शुरुआत कर रहे हैं और उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब जब डब्बों का चुनाव करें कितने डब्बे, पहली बात तो ये कितने डब्बों से शुरुआत करें और आसपास जो किस तरीके का फ्लोरा होना चाहिए, ये इसका कैसे ध्यान रखें? बिल्कुल, देखिए जब मधुमक्खी पालन शुरू करेंगे एक तो कौन से मौसम में ज़्यादा सफलतापूर्वक शुरू कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण मौसम, तो मौसम में अक्टूबर का महीना जो है या मध्य नवंबर तक उसकी शुरुआत करनी चाहिए मधुमक्खी पालन की उत्तर भारत के मैदानों में। फिर बात आती है प्रजाति की। अब उत्तर भारत में कौन सी प्रजाति मधुमक्खी पालन के रूप में इस्तेमाल करनी चाहिए मधुमक्खी पालन के लिए, तो वो है एपिस मेलिफेरा। फिर बात आती है कि सर्दी में फसलों की भरमार है, तिलहन फसलें खास करके रेपसीड एंड मस्टर्ड है, लार्ज स्केल पर कल्टीवेशन है, तो खाने की कमी नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे आप मार्च के बाद आगे बढ़ रहे हैं, गर्मी की तरफ जा रहे हैं, तो फिर खाने की कमी होती है। और ये जो प्रजाति है एपिस मेलिफेरा, जिसमें अगर अच्छा क्रॉप रोटेशन है और अच्छा उसका आपकी स्ट्रेंथ है, तो सालाना लगभग 35 से 40 किलो या कई किसान अच्छे जो मधुमक्खी पालक 50 किलो शहद पर बॉक्स वो उसका उत्पादन मिलता है उनको। इसलिए आपका माइग्रेशन को ये पसंद करती है। तो ये जब तिलहन फसलें सर्दी की कटगी तो कहाँ माइग्रेट करेंगे, उसको उनका खाना कहाँ मिलेगा? गर्मी के महत्वपूर्ण महीनों में उनकी देखभाल, चाहे वो गर्मी से हो, धूप से हो, उनके खाने की उपलब्धता की बात हो, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। फिर शुरुआत जो कर सकते हैं मिनिमम 10 बॉक्सेस से किसान शुरुआत कर सकते हैं और वो 50 बॉक्सेस तक भी जा सकते हैं, 100 बॉक्सेस भी ले सकते हैं। लेकिन वही है कि आपका सामर्थ्य कितना है, आपको पहले प्रशिक्षण लेना पड़ेगा और आप अगर योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो वो होने के बाद आप निश्चित रूप से फिर सरकारी जो योजनाएं हैं राज्य सरकार के मार्फत उनका आप लाभ ले सकते हैं। ठीक है सर। मूरत सिंह एक कॉलर हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो मूरत सिंह जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो जी नमस्कार सर, सवाल बताइए आप। हेलो हाँ नमस्कार। आप अपने सवाल रख सकते हैं जी, बताइए। हाँ नमस्कार। नमस्कार। अरे मैं ये कह रहा हूँ 1 हेक्टर में सर आपसे यहाँ पर हम गुजारिश करना चाहेंगे, पहले टेलीविजन को आप म्यूट कर दें। म्यूट कर दें टेलीविजन को, सुनने में बहुत असुविधा होती है। कितना धना बोया रहा है? धने की बात कर रहे हैं कितना धना बोया जाए? मूरत सिंह जी, उसकी उपज कितनी होती है और उसकी उपज कितनी होती है? मूरत सिंह जी, आप अगर धनिया की बात कर रहे हैं तो धनिया की 1 हेक्टर बुआई के लिए 12 से 15 किलो बीज आपको रखना पड़ेगा। और धनिया की बुआई के लिए आप चाहिए कि बीज को तोड़ करके बुआई करें, मतलब उसकी दाल बनाएं। कभी कभी किसान सीधा बुआई कर देते हैं तो उसमें एक ही जगह से 2 पौधे निकलते हैं। जब एक जगह से 2 पौधे निकलते हैं तो उसकी जो बढ़वार है, जो उसकी वृद्धि है, उसका जो वो जो है वो कम रहती है।
तो इसलिए दाल करके हमेशा बुआई करें। बुआई करने के पहले आप उसको बीज को उपचारित करें। उसके लिए मैंने पहले भी बताया था कि कैप्टान या थायराम इसका 2 ग्राम मात्रा 1 किलो बीज के लिए, और उसके बाद में आप ट्राइकोडर्मा से ज़रूर उपचारित करके उसको बुआई करें। और आपके वहाँ पर चूंकि ज़मीन थोड़ी है भारी है, तो किसान पहले सिंचाई करें, सिंचाई करके ज़मीन तैयार करें और सीधी बुआई सीड ड्रिल से आप लोग कर सकते हैं। और बाकी जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज है जो धनिया के लिए हम लोग कहते हैं कि समय समय पर आपको उसके लिए निकाई गुड़ाई करनी पड़ेगी, उसकी खरपतवार निकालने पड़ेंगे। और इस तरह से अगर आप मतलब वो लेते हैं तो हमारे यहाँ से जो बनाई गई जो किस्म है जिसको हम अजमेर धनिया 1 भी बोलते हैं, अजमेर धनिया 2, विदिशा के लिए अजमेर धनिया 2 का बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकता है। तो इसका लगभग 20 क्विंटल पर हेक्टेयर तक आप उत्पादन ले सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर इसमें पुष्पावस्था में, जब हमारे डॉक्टर साहब ने बताया था कि इसमें मधुमक्खी का बड़ा रोल रहता है, अभी हम लोग मधुमक्खी पालन का भी बात कर रहे थे, तो आप 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 मधुमक्खियों की कॉलोनियाँ उसमें रखो ताकि उसके परागण में वो फायदा दे और उसकी उपज बढ़े। हमने रिसर्च करके देखा, एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि मधुमक्खी रखने से, मधुमक्खी के छद्दे अपने खेत के पास रखने से धनिया की उपज सिग्निफिकेंटली बढ़ती है। अच्छा। तो आप लोग इस चीज का भी ध्यान रखें। और पुष्प जब आते रहते हैं ऐसे समय में जो रासायनिक कीटनाशी है उसका छिड़काव आप कतई ना करें। और अगर आपको जरूरत पड़ती है उस टाइम पे छिड़काव करने की, तो आप किसी बोटेनिकल्स का नीम तेल का छिड़काव कर सकते हैं, या नीम से बनी और भी कई इंसेक्टिसाइड, चाहे वो नीमा जाल हो, चाहे को नीम हो, एज ए डायरेक्टर उसका छिड़काव करना। और जैसे कि अभी आपने मधुमक्खी पालन और मसालों की बात की, तो मैं डॉक्टर बलराज आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह का संबंध है और क्या सभी मसालों के साथ बीजे मसाले जो हैं उनके साथ मधुमक्खी पालन फायदेमंद होता है या फिर कुछ एक फसलें हैं? नहीं, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने अंजू जी पूछा है कि दोनों का क्या संबंध है, बीजे मसाला फसलों का और मधुमक्खियों का। ज्यादातर बीजे मसाला फसलें एक मेथी को छोड़ के, मेथी सेल्फ पॉलिनेटेड है, स्वपरागित है। बाकी जितनी है, सौंफ है, अजवाइन है, कलौंजी है, आपका जो है विलायती सौंफ है, ये सब की सब जो है क्रॉस पॉलिनेटेड है, पर परागित फसलें हैं। और इनमें जो नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन है उसका लेवल 70 से 80 या उससे % से भी ऊपर है। और इसमें मधुमक्खियों का ही महत्वपूर्ण रोल है, उसके परागण में वो सहायता करती हैं। और जहां तक जैसे सौंफ की बात करें, सौंफ की बुआई सितंबर में होती है या अगस्त में भी हो जाती है गुजरात के इलाकों में, राजस्थान में, सिरोही वगैरह में। तो ऐसी स्थिति में उनकी जो पुष्पन है, जो फ्लावरिंग है, वो चलती रहती है। आपकी शुरुआत तो होगी नवंबर में और वो उनकी फ्लावरिंग चलती है जाके मार्च अप्रैल तक, मई तक चलती रहती है। पहले प्राइमरी अंबल, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी अंबल। इस तरीके से भरपूर मात्रा में खाना किस रूप में, नेक्टर के रूप में और पोलन के रूप में मौजूद रहता है ज्यादातर बीजीय मसाला फसलों में। तो जिन इलाकों में बीजीय मसाला फसलें होती हैं, जैसे सौंफ है या धनिया है, डॉक्टर साहब बता रहे थे अभी, तो ऐसी स्थिति में हमें, अगर हम मधुमक्खी के जो बक्से हैं उनको वहां रखते हैं, हाइव्स को वहां रखते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत ही प्रभावशाली उसका असर उसकी उपज पर, गुणवत्ता पे पड़ता है। उपज भी बढ़ती है और ऑयल कंटेंट, सुगंधित तेल की मात्रा है, उसमें भी इजाफा निश्चित तौर पे होगा। तो इन दोनों का, मधुमक्खियों का और बीजीय मसाला फसलों का बहुत गहरा संबंध है। और यहां तक मैं बता दूं अंजू जी आपको कि मेथी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, लेकिन उसमें जो एक जंगली प्रजाति जो राजस्थान में, गुजरात में अर्ध शुष्क या शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, एपिस डोरसाटा, बहुत सक्षम परागण करता है इन इलाकों में जहां हम पालतू को नहीं कर सकते। तो वो इस पे भी विजिट करती है मेथी के ऊपर। एक कॉलर है, बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है जी, स्वागत है मोहन जी, बताइए क्या सवाल है? जीरे की खेती होगी? जीरे की खेती इनके क्षेत्र में होगी डॉक्टर? ये जो बडवानी, जो मध्य प्रदेश वाला एरिया है, देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जीरे की खेती के लिए शुष्क जलवायु चाहिए होती है। और जो मध्य प्रदेश का जो राजस्थान से जुड़ा हुआ भाग है, चाहे वो छोटा सा एरिया हो आपका नीमच का या जावरा या मंदसौर, यहाँ तो आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आपके वहाँ पे ह्यूमिडिटी की क्या मात्रा है? अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो आपको जीरे की खेती नहीं करनी चाहिए, अन्यथा जीरे में
जब फूल आने वाले होते हैं या बीज बनने वाले स्थिति होती है, उस समय ब्लाइट डिजीज की या जो जिसको कहते हैं झुलसा रोग, उसकी बड़ी समस्या होती है। तो आप वहाँ जीरे की खेती ना करें तो ज्यादा बढ़िया है। और अगर आपके वहाँ पे शुष्क जलवायु है, क्योंकि मेरा आपका वो जो इलाका है उसकी जलवायु के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, तो आप ही उसको देखें कि आपके वहाँ जलवायु शुष्क है तो आप जीरे की खेती कर सकते हैं, नहीं तो बाकी आप मध्य प्रदेश में जीरे की खेती ना करें। ठीक है सर, तो चलिए इसी के साथ ही यहाँ पर ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा समय बाकी है। इस ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अभी तक अगर आपने कॉल नहीं लगाया है तो ज़रूर लगाएं। हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स के सवालों के हम जवाब दे सकें। मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान और एक कॉलर जुड़ रहे हैं। आइए जल्दी से उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। सिकंदर जी स्वागत है हेलो किसान में। सवाल बताएं और बातचीत करें, उससे पहले टीवी आप म्यूट कर दें। टीवी कम करनी है सर। हेलो, धन्यवाद जी, बताइए सवाल। हेलो जी सर। सर बोल रहा है कि मेरा यहाँ जीरा की खेती होगा कि नहीं? दूसरा कॉल बिहार से है। अभी मुझे लगता है बाद में यहाँ जीरा की खेती होगा कि ना सर? दोमट मिट्टी है। देर से जुड़े शायद ये। जी तिवारी जी, सिकंदर तिवारी जी, आपके वहाँ जीरे की खेती के लिए जो वातावरण है वो सही नहीं है, इसलिए आप जीरे की जगह कोई दूसरा मसाला फसलें लगाएं और बिहार के अंदर में आप कलौंजी की खेती कीजिए। कलौंजी धनिया भी ले सकते हैं, धनिया भी आप ले सकते हैं और दोनों का अच्छा उत्पादन आप लोग ले सकते हैं। और इसके लिए आप हम लोगों से मतलब मेरा कहने का है कि राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर से आप बीज ले सकते हैं या और भी कई जो अच्छी जो संस्था है वहाँ से आप लोग धनिया और कलौंजी का बीज ले सकते हैं। आपके वहाँ बड़ा अच्छा उत्पादन देगी। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए बहुत सारे हमारे दो जो किसान हैं, दर्शक हैं, और जब विषय के बारे में बात करते हैं तो वो भी जानना चाहते हैं कि अब क्या उनके क्षेत्र में संभव है या नहीं। तो अच्छी बात है, इसे लगता है कि किसान नई नई चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। चलिए अब मधुमक्खी पालन पर बात कर लेते हैं। सर अब जैसे आपने बताया कि कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं, किस तरह का माहौल होना चाहिए जहाँ पर आप मधुमक्खी पालन करें और तैयारी के बारे में बताया। अब आगे अगर हम इसको कमर्शियल उसमें बात करें तो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिसे बेचकर किसानों को इससे लाभ हो सकता है?
बिल्कुल अंजू जी, देखिए सबसे पहला उत्पाद तो परागण के द्वारा फसलों में उपज बढ़ना है, जो प्राथमिक जो योगदान है मधुमक्खियों का। दूसरा है शहद। शहद का भी डॉक्टर साहब भी चर्चा कर रहे थे, और जब उसकी गुणवत्ता की बात आती है तो कई बार किसान क्या करते हैं, उसको अर्ली हार्वेस्ट कर लेते हैं, कच्चा रहता है। उस अवस्था में उसमें नमी की मात्रा ज़्यादा रहती है, तो तय जो मापदंड है नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, वो 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वैसे 18% बिल्कुल एकदम से उपयुक्त है, वो चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरा, शहद के आप ब्रांडिंग भी कर सकते हो। जब आपने अच्छा शहद, पका हुआ शहद प्राप्त किया है, और मान लिया एक तो होता है कि भाई पूरी बड़े पैमाने पे तिलहन फसल खड़ी है, सरसों है, तोड़िया है, सर्दी का मौसम है, तो निश्चित है कि वो जो ज़्यादातर उत्पादन होगा और जो होता भी है वो उससे तिलहन फसलों से आता है, तो वो यूनिफ्लोरा हो सकता है। लेकिन कहीं पर जब खाने की कमी और बहुत सारी फसलें हैं, कम मात्रा में पोलन और नेक्टर उपलब्ध है, तो मल्टीफ्लोरा हो सकता है वो। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे उत्पाद हैं, जिसमें आपका रॉयल जेली है, आपका प्रोपोलिस है, आपका वेनम जो विष है, वो बहुत महत्वपूर्ण दवाइयों के अंदर काम आता है, उसका योगदान है। उसके अतिरिक्त आपका पोलन सब्स्टिट्यूट है, एक बिल्कुल जो है ना प्रोटीन का रिच सोर्स है, तो वो यूरोप के अंदर पश्चिमी देशों में बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। अगर मान लिया कोई शाकाहारी है और वो मान लिया अंडा नहीं खाना चाहता, अंडे में प्रोटीन है, तो वो पोलन का सेवन कर सकता है, तो उसको भी भविष्य में ले जाना पड़ेगा। और जब बात करते आगे, जैसे आपने बात की थी कि भाई 10,000 एफपीओज बनेंगे, तो उसमें से मधुमक्खी पालन और शहद के भी कई एफपीओ बन सकते हैं, आगे आ रहे हैं लोग, तो बड़े पैमाने पे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसे वही कह रहे हैं कि इसे और संगठित करने का प्रयास किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज करने का प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से। कॉलर है, जल्दी से सवाल लेते हैं उनका। हेलो जी, नमस्कार, सवाल बताइए सर। जी, पंकज त्यागी जी हैं, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर। जी पंकज जी। जी हाँ, नमस्कार जी। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके चैनल को जो किसान जैसे धन्यवाद देता हूँ, क्या बहुत अच्छे प्रोग्राम दिखाते हैं किसानों को। जी, तो मेरा सवाल ये है, बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा जो जिला है सहारनपुर जिला पड़ता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो इसमें मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे बीजीए मसालों की कौन सी खेती हमारे लिए जलवायु से कौन सी खेती सही रहेगी? सहारनपुर से बात कर रहे हैं ना जी सर। जी पंकज जी, आपके यहाँ पर जीरा को छोड़ करके सारे बीजे मसाले लगा सकते हैं, और जिनमें आप मेथी कर सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, सौंफ लगा सकते हैं, इवन आप सेलरी भी लगा सकते हैं। आजकल सेलरी का भी बड़ा अच्छा मार्केट है, और सेलरी जिसको हम लोग अजमोद कहते हैं, सेलरी को लोग सलाद के रूप में भी प्रयोग में लेते हैं। तो और सोया की खेती भी आप लोग कर सकते हैं। मतलब जीरा को अगर आप छोड़ दें तो बाकी सारी तरह की मसाला फसलें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की जा सकती है। और इसके लिए आपको सबसे बढ़िया ध्यान रहे कि ये है कि आप जो बीज है वो उचित किस्म का, मतलब अच्छी किस्म का लेवें। उसके लिए हमारा राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तो है ही, उसके अलावा और भी संस्था से आप बीज खरीद सकते हैं। इसार से बीज आप ले सकते हैं, वहाँ पे मेथी का अच्छा बीज आपको मिल सकता है। और उसके अलावा आपको जमीन की तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। थोड़ा इसमें ध्यान रखने की बात रहती है कि जो बीज मसाला की जब हम बुआई करते हैं तो बीज मसाला का बीज बड़ा छोटा होता है। अगर हम बात करते हैं सौंफ की, इसकी सेलरी की, तो हमको मिट्टी की जो तैयारी करनी है वो बिल्कुल महीन करनी पड़ती है और बिल्कुल उसको ऊपरी सतह पर बोना पड़ता है, अन्यथा उसका जर्मिनेशन नहीं होता है, उसका अंकुरण नहीं होता है। और फिर उसके बाद में सिंचाई की, और उसके बाद उसमें लगने वाले कौन कौन से कीट हैं या बीमारियां हैं, उसकी भी आपको उचित समय पर उसका निवारण करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप बीज मसालों का अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। डॉक्टर बलराज आप भी स्टूडियो में हैं, और डॉक्टर मीना आपने भी बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। ज़रूर हमारे दर्शक इनसे लाभान्वित होंगे, और ये हमारा मकसद भी होता है कि विषय विशेषज्ञ जो हैं सीधा उनसे हम आपकी बातचीत करवाएं फ़ोन के माध्यम से, ताकि सही जानकारी आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से दोनों मेहमानों का। और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले अंक का विषय क्या है आइए डालते हैं नजर। तो अगला हमारा विषय है स्वच्छ गाँव स्वच्छ किसान, और साथ ही हम बात करेंगे पराली प्रबंधन पर।
अगर आपके कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें आप, hellokisan2015@gmail.com। आप हमारे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक का हमारा आईडी आप नोट कर लें, हेलो किसान DD लाइव। वहीं अगर इंस्टाग्राम पे आप हैं तो hello.kisan हमारा आईडी है, और ट्विटर पर हेलो किसान DD। तो तीनों ही प्लेटफॉर्म पर हम उपलब्ध हैं आपके लिए, और आप ज़रूर हमें फॉलो करें। आपको कार्यक्रम जो पसंद है उन्हें लाइक भी करें। आप कॉल सेंटर के माध्यम से भी हमें संपर्क कर सकते हैं, 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच में आप कॉल करें और अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और अंत में एक और आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, इस QR कोड को स्कैन करके आप DD किसान के YouTube चैनल पर हमारा हेलो किसान कार्यक्रम देख सकते हैं। कुछ दर्शक जो बीच में हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, शुरुआत से नहीं देख पाए, तो उनके लिए सहूलियत है कि आप हमारे YouTube चैनल पर जाएं, पूरा कार्यक्रम में शुरुआत से देखें। पुराने कोई एपिसोड देखना चाहते हैं या DD किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम आपको कोई देखने हैं, सभी कार्यक्रम आपके लिए हमारे YouTube चैनल पर है, तो जरूर सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को भी। इसी के साथ यहाँ लेंगे इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।